आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम HVAC से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स के ऊपर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अगर ये मैं वीडियो किन लोगों के लिए, ये वाली जो वीडियो बना रहा हूँ ये किन लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो स्प्लिट एसी का काम करते हैं और उसके अलावा जो लोग डिप्लोमा किया होता है और इस फील्ड में नए होते हैं। अब वो चाहते हैं कि वो HVAC में, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, तो वो कहते हैं कि हम HVAC के इंटरव्यू को क्लियर कर लें। तो दोस्तों अगर आप स्प्लिट एसी या फिर आप नए हैं इस फील्ड में तो आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि अगर आपने कोर्स वगैरह किए या आप स्प्लिट एसी का काम करते हैं तो आप इस स्प्लिट एसी के साइकिल जो इसमें 3 लूप सिस्टम होता है उसको तो आप अच्छे तरीके से समझते होंगे। लेकिन अगर आपके माइंड में ये सेंट्रल एयर कंडीशनिंग या चिलर सिस्टम, जिसको चिल्ड वाटर सिस्टम भी बोलते हैं, उसके बारे में अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि भाई चिल्लर, आपको ये चिल्लर्स जो होते हैं ये कैसे काम करते हैं, तो इस वीडियो में कंप्लीट, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ये जो 3 लूप सिस्टम मैं कह रहा हूँ स्प्लिट एसी में, ये क्या होता है, और ये जो 5 लूप सिस्टम होता है ना, यही सारा सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है, यही आपकी HVAC है। तो इसमें ही हम जो इस लूप में हम इन 5 लूप में हम जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जो मशीनरी यूज़ करते हैं, जो सेंसर यूज़ करते हैं, जो एक्चुएटर यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो वाल्व इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम सिस्टम इस्तेमाल, कंट्रोल आजकल BMS कंट्रोल हो रहा है, इन्हीं लूप सिस्टम में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो इसी से रिलेटेड पूछते हैं। इससे हट के 5% आपका इंटरव्यू हो सकता है, यही क्योंकि ये सारा एक पूरा साइकिल है, 5 लूप सिस्टम है, इसी से आपका जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग बनता है। तो अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप, जो मैं स्टार्टिंग में 2 से 3 बातें बताना चाहता हूं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इस 5 लूप सिस्टम और 3 लूप सिस्टम को समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कभी वो भूले ना, तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से 2 से 3 बातें अगर आप अपने ज़हन में रखेंगे तो भाई आप कभी भी इन चीज़ों को नहीं भूल सकते। आप कहीं पे भी आप बैठ के आप उसका जवाब बड़े अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हरारत। आपने सुना होगा कि जो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं या जो इस फील्ड्स को नहीं समझते वो कहते हैं कि मेरा एसी कूलिंग नहीं कर रहा। तो आप टेक्नीशियन है, आपके ज़हन में सबसे पहले बात ये आनी चाहिए कि भाई इसका मतलब है कि आपके जो रूम की हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही, क्योंकि आपकी हीट को, गर्मी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, आपकी हीट को ख़त्म नहीं किया जा सकता, आपकी हीट को रिमूव नहीं किया जाता, ट्रांसफर किया जा सकता है। इस रूम से आपकी हरारत को बाहर मुंतकिल किया जा सकता है, जिसके लिए हम स्प्लिट एसी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हीट ट्रांसफर हो सकती है, हीट एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकती। उसके बाद जैसे आप स्प्लिट एसी वगैरह में मिसाल के तौर पे आप गैस वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं ना, गैस बेसिकली आपकी हीट कैरिंग मीडिया है, यानी कि हरारत को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का काम करती है, रेफ्रिजरेंट। वो मैं आपको लूप सिस्टम जब समझाऊंगा बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें जो दूसरी बड़ी बात है वो है हीट एक्सचेंज। ये हम तमाम जो हमारे जितना मर्जी बड़ा HVAC का सिस्टम हो उसमें अगर आप हीट एक्सचेंज को समझ जाते हैं तो आपको वो चीज़ बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। पहली बात, हीट एक्सचेंज है ना जो, उसके 3 बुनियादी असूल हैं, उसकी बुनियादी शर्तें क्या, बेसिक शराइत कह लें या उनके 3 असूल कह लें। बेसिक सबसे पहले कि भाई अगर आपने किसी जगह पे हीट ट्रांसफर करनी है ना तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, 2 स्ट्रीम की कह लें, 2 स्ट्रीम की ज़रूरत होगी। अब 2 स्ट्रीम यानी कि पहली शर्त है 2 स्ट्रीम का होना लाजमी है। 2 स्ट्रीम आपकी दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं, दोनों एयर भी हो सकती हैं, उसके अलावा एक लिक्विड भी हो सकता है, एक आपकी एयर भी हो सकती है। इस तरीके से कोई भी चीज़ हो 2 स्ट्रीम का होना ज़रूरी है। अब सेकंड नंबर पे इन 2 स्ट्रीम के अंदर भाई टेम्परेचर का डिफरेंस भी होना चाहिए। अगर आपने हीट एक्सचेंज करनी है तो भाई इन दोनों चीज़ों के 2 स्ट्रीम के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक का टेम्परेचर ज़्यादा अगर और दूसरी का कम, अगर आप A2 लिक्विड कर रहे हैं तो आपकी एक स्ट्रीम का टेम्परेचर कम, एक का ज़्यादा होना चाहिए। अब ये हो गया दूसरा असूल। तीसरा असूल ये है कि भाई जब ये हीट एक्सचेंज कर रहे हो ना
ये दो स्ट्रीम जो है ये आपस में हीट एक्सचेंज करें तो ये आपस में मिक्स ना हो। मसलन ये आपका लिक्विड है, ये आपकी एयर है, ये आपस गुजरे तो ये आपस में मिक्स ना हो, आपकी एयर आपके लिक्विड में ना जाए या फिर आपका लिक्विड आपकी एयर में ना जाए, तो ये आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। ये 3 बुनियादी असूल हैं हीट एक्सचेंज के। अगर आप इसको समझ जाएंगे, इसी 3 उसूलों को मैं आपको इस 3 लूप सिस्टम और इस 5 लूप सिस्टम के ऊपर एप्लीमेंट करूंगा। मिसाल के तौर पे हम बात शुरू करते हैं स्प्लिट एसी के, जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं यहाँ पे रेफ्रिजरेशन साइकिल को डिस्कस नहीं करूंगा। रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहां से देख लें। उसको भी मैंने कंप्लीट डिटेल से उनको भी डिस्कस किया हुआ रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर तमाम चीजों को, वो भी आप वीडियो लेके। अब ये बेसिकली समझाने का मतलब है 3 लूप सिस्टम और 5 लूप सिस्टम। यानी कि अगर आप स्प्लिट एसी से आपके रूम की हीट ट्रांसफर करते हैं तो वो 3 लूप्स क्या है, अगर आप सेंट्रल एयर कंडीशनिंग से हीट को ट्रांसफर करते हैं तो वो 5 लूप सिस्टम क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्प्लिट एसी में। आपको पता है कि आपका स्प्लिट एसी में इंडोर आपके रूम में लगा होता है, आउटडोर आपका बाहर लगा होता है। दोनों आपस में कनेक्टेड बाय पाइप्स होते हैं, पाइप के जरिए वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब उन पाइप्स के अंदर रेफ्रिजरेंट होती है, सिर्फ गैस होती है, बाकी एक कंप्रेसर कंडेंसर, जो भी कंप्रेसर का काम है उस गैस को सर्कुलेशन में रखना। कंप्रेसर का काम यही है। कंप्रेसर की डेफिनेशन यही है कि भाई लो प्रेशर गैसेस को कंप्रेस करके उनको हाई प्रेशर गैसेस में कन्वर्ट करना, वॉल्यूम को कम करके। ये कंप्रेसर की डेफिनेशन है, ये मैंने कंप्लीट डिटेल दी हुई है इन चीजों की। अब यहाँ पे स्प्लिट एसी में क्या होता है, यहाँ पे हम लूप सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जो पहला लूप बनता है ना, अब स्प्लिट एसी में एक ब्लोअर होता है, एक फैन होता है इंडोर में, और आपका एवेपोरेटर यानी कि कूलिंग कॉइल होती है आपके इंडोर में, जिसके अंदर ठंडी रेफ्रिजरेंट आती है। अब वो कैसे ठंडी होती है वो आप रेफ्रिजरेशन साइकिल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेफ्रिजरेंट ठंडी कैसे होती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर में ठंडी होती है। अब यहाँ पे जो लूप बना वो आपकी एयर और आपकी रेफ्रिजरेंट का लूप बन गया। फर्स्ट लूप आपके रूम में बना स्प्लिट एसी में, इंडोर में आपके रूम में, क्योंकि आपका ब्लोअर जब आपके रूम की एयर को, सारी सी बात है हीट मैंने कहा था एक्सचेंज हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती। तो क्या होगा, आपका ब्लोअर आपके रूम की एयर को सक्शन करता है, तो वो आपके इंडोर में से जब गुजरती है तो आपके इंडोर की कॉइल के अंदर ठंडी रेफ्रिजरेंट होती है। एक हो गई ठंडी रेफ्रिजरेंट, दूसरी आपके रूम से जो गर्म एयर गई। जब ये दोनों आपस में टकराएंगी इस हिसाब से जो मैंने हीट एक्सचेंज के 3 असूल बताए थे उसी के तहत टकराएंगी। यानी कि पहली शर्त 2 स्ट्रीम, एक स्ट्रीम होगी आपकी रेफ्रिजरेंट, दूसरी होगी आपकी एयर। अब इनमें मैंने कहा था टेम्परेचर का डिफरेंस भी होना चाहिए। जो आपके रूम से एयर जा रही होती है वो आपकी गर्म होती है, क्योंकि आप गर्म से मुराद ये है कि वहां पे गर्मी है, तो जो आपकी रेफ्रिजरेंट है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है बानिस्बत आपके एयर के। तो क्या होता है, हीट एक्सचेंज हो जाती है, आपकी एयर ठंडी होकर दोबारा आपके रूम में आ जाती है, ठीक है। और जो आपकी रेफ्रिजरेंट होती है, जाहिर सी बात है उसने आपकी एयर की हीट अपने अंदर जज़ब कर ली, तो वो आपकी रेफ्रिजरेंट थोड़ी सी गर्म हो गई। अब वो जब जाएगी आपके आउटडोर में, क्योंकि वो सक्शन लाइन के जरिए आपके कंप्रेसर में, कंप्रेसर उसको दोबारा उसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद फिर वो आएगी कंडेंसर में। अब यहाँ पे हीट जो तीसरा जो सेकंड इसमें लूप बन रहा है वो हीट रिजेक्शन का लूप बन रहा है। अब हीट रिजेक्शन क्या है कि भाई जो आपके रूम से एयर आई, हीट आई आपकी रेफ्रिजरेंट में, वो आपकी लिक्विड में रेफ्रिजरेंट में मिक्स हो गई, उस रेफ्रिजरेंट को आपने कंडेंसर में ठंडा कर दिया, रेफ्रिजरेंट ठंडी हो गई और वो फिर दोबारा आपके वेपोरेटर के अंदर आ गई, फिर इंडोर में आ गई, इंडोर में फिर वो कूलिंग हुई। ये साइकिल चलता रहता है। एक लूप आपका एयर और रेफ्रिजरेंट का बन गया, सेकेंड लूप आपका बाहर का हीट रिजेक्शन का बन गया। ये 2 लूप सिस्टम। अब आते हैं हम सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का लूप सिस्टम। अब क्योंकि काफी लोग जो नए होते हैं उनमें उनके माइंड में ये कंफ्यूजन होती है कि ये चिल्ड वाटर क्या होता है, ये कूलिंग वाटर क्या होता है। काफी दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही है कूलिंग वाटर या कंप्लीट साइकिल के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि उन लोगों के लिए स्पेशल जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। अब ये रूम बनाया मैंने, जैसे ये रूम था, रूम के अंदर स्प्लिट एसी लगा हुआ है। अब ये रूम बनाया, अब ये रूम से आपको पता है जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होती है आपके, क्योंकि हमने यहाँ से भी हमने एयर को ठंडा कर रहा है और आपके रूम का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा। हमने यहाँ पे ठंडी एयर भेजनी है, गर्म एयर आपकी रूम की लेके जानी है। अब ये जाती किसके जरिए है, अब ये डक्टिंग के जरिए जाती है।
ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है ये बेसिकली डक्टिंग है। आपके रूम की जो गर्म एयर है, ठीक है, वो आपके डक्ट के जरिए, डक्ट एक रास्ता होता है कि बाहर की एयर उसमें शामिल ना हो, जस्ट आपके रूम की एयर जाए उसमें, डक्ट ये है। अब डक्ट के अंदर आपकी हॉट एयर जा रही है, वो आपकी जाती है AHU में, क्योंकि हम सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में बड़े पैमाने पे हम AHU यूज करते हैं ज्यादातर, या फिर हम FCU वगैरह यूज करते हैं, लेकिन उनका साइकिल यही होता है, ठीक है। अब AHU में जाती है, अब जब ये AHU में चली जाती है, AHU का फर्स्ट पार्ट होता है वो फिल्टर सेक्शन होता है, आपकी एयर को वो फिल्टर करता है, साफ करता है। फिर सेकंड नंबर पे आपकी कूलिंग कॉइल होती है। अब ये कूलिंग कॉइल क्या है, इसको समझने के लिए आप इस पे गौर करें स्प्लिट AC के यूनिट के, कि उसके अंदर ठंडी रेफ्रिजरेंट है और वो क्या कर रहा है, आपकी एयर को ठंडा कर रहा है, आपका स्प्लिट AC। अब ये AHU की जो कॉइल होती है ना, उसके अंदर ठंडा पानी हम गुजारते हैं, ठंडा पानी जिसको चिल्ड वाटर बोलते हैं। AHU की कॉइल की जो ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर से हम क्या गुजारते हैं, चिल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी। तो उसके ऊपर से आपकी रूम की एयर जो गई इस डक्ट के जरिए वो उस कॉइल के ऊपर से गुजरती है, तो वो क्या हो जाती है, एयर ठंडी हो जाती है, और आपका जो पानी चिल्ड वाटर है वो आपका थोड़ा सा टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, यानी कि हीट ट्रांसफर होगी। इसमें भी वही 3 असूल के 2 स्ट्रीम। अब यहाँ पे जो लूप बना ना, वो आपकी एयर का लूप बना और आपके चिल्ड वाटर का लूप बना। अब यहाँ पे चिल्ड वाटर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और आपकी एयर ठंडी हो जाएगी, आपकी एयर आपकी सप्लाई डक्ट के जरिए दोबारा आपके रूम में आ जाएगी, आपका रूम ठंडा हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जब एयर सर्कुलेशन होती रहेगी आपका रूम ठंडा हो जाएगा। अब जो चिल्ड वाटर जिसने एयर को ठंडा किया था वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, चिल्ड वाटर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसको दोबारा ठंडा नहीं करेंगे चिल्ड वाटर को, तो ये मुसलसल इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना, तो हम इस चिल्ड वाटर को भी दोबारा ठंडा करेंगे। जो हीट इसमें आई, अब इस एयर की हीट चली गई इस पानी में, आपके चिल्ड वाटर में। अब हमने इस चिल्ड वाटर में से उस हीट को निकालना है। अब इसको कैसे निकालना है, इसको हम चिल्लर में लेके आएंगे। जो चिल्लर में लेके आएंगे, चिल्ड वाटर का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता जाऊं कि ये क्यों होता है। जाहिर सी बात है, अगर आप 20 बिल्डिंग बना रहे हैं, 10 बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आप इतने बड़े पैमाने पे कैसे आप डायरेक्ट एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, पानी एक इजी वे है कि आप ठंडा पानी करें, ठंडा पानी बिल्डिंग्स में लेके जाएं, उनको आप AHU की कॉइलों में से गुजारें, वहां पे आपने ब्लोअर लगाए होते हैं, फैन लगाए होते हैं, वो आपकी एयर को ठंडा कर देते हैं। वही साइकिल जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट ठंडी करके भेजते हैं कॉइल के अंदर, वहां पे हम पानी भेजते हैं AHUs में। यही कॉन्सेप्ट है। अब आपकी एयर का एक बन गया लूप चिल्ड वाटर का, एयर और चिल्ड वाटर का, आपकी टेम्परेचर आपके चिल्ड वाटर में आ गया। अब हमने इस चिल्ड वाटर में से भी ये टेम्परेचर निकालना है, इतनी हीट हमने निकालनी है। तो जब ये चिलर में आएगी, चिलर के कौन से सेक्शन में कूलिंग होती है आपको पता ही है। चिलर के कौन से AC के स्प्लिट AC में भी आपके इंडोर में कूलिंग होती है, तो चिलर में भी जो इंडोर होता है यानी कि आपका जो अवेपोरेटर होता है उसमें कूलिंग होती है। चिलर में भी आपके अवेपोरेटर में ही कूलिंग होती है। अब अवेपोरेटर में क्या होता है, आप यहाँ पे गौर करें तो आपकी जो रेफ्रिजरेंट होती है वो ट्यूब्स के अंदर होती है। तो क्या होता है कि भाई आपकी एयर उसके ऊपर से गुजरी है। अब चिलर सिस्टम में थोड़ी सी इसमें चेंजिंग ये होती है कि हम वहां पे शेल एंड ट्यूब टाइप एवेपोरेटर इस्तेमाल करते हैं चिलर में। अब वहां पे क्या होता है, शेल में आपकी गैस होती है, 134 भी हो सकती है, उसके बाद जो भी गैसेज हो वो आपके शेल में होती है, और ट्यूब के अंदर से आप ये चिल्ड वाटर गुजार रहे होते हैं। ठीक है, ट्यूबों के अंदर से आप चिल्ड वाटर गुजारते हैं, इस ट्यूब के ऊपर आपकी रेफ्रिजरेंट स्प्रे हो रही होती है, वो आपके इस पानी को जो हीट लेके आया उसकी हीट ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट जो आपके वेपोरेटर में होती है उसका टेम्परेचर कम होता है, आपका जो चिल्ड वाटर वापस आ रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो भाई क्या हुआ, हीट ट्रांसफर हो गई। वही 3 शर्तें कि भाई आप फर्स्ट 2 स्ट्रीम आपकी, एक रेफ्रिजरेंट वेपोरेटर में, दूसरा आपका चिल्ड वाटर। स्प्लिट एसी में हम एयर को ठंडा करते हैं, वेपोरेटर में, चिलर में हम पानी को ठंडा करते हैं। बस ये अपने दिल में रखें। तो क्या होता है, वो पानी आपका ठंडा हो जाता है, दोबारा ठंडा हो जाता है, दोबारा AHU में चला जाता है, दोबारा वो गर्म हो जाता है, दोबारा चिलर में आता है, दोबारा ठंडा हो जाता है। ये साइकिल आपका चलता रहता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका लूप बन गया। नेक्स्ट लूप क्या बना कि आपने अब जो रेफ्रिजरेंट के अंदर टेम्परेचर, जो चिल्ड वाटर से आपकी रेफ्रिजरेंट में टेम्परेचर बढ़ा था, हीट ट्रांसफर हुई थी, अब आपने उस रेफ्रिजरेंट में से वो हीट को निकालना है। अब वो कैसे निकालना है, अब यहाँ पे आउटडोर पे गौर करें, क्योंकि आपको पता है जो एवेपोरेटर के अंदर आपकी रेफ्रिजरेंट आई वो थोड़ी सी गर्म हुई,
टेम्परेचर उसका रेफ्रिजरेंट का बढ़ गया तो वो आपकी सक्शन लाइन, जब वो वेपर बन गई, वेपर बनने के बाद वो सक्शन लाइन के बाद आपके कंप्रेसर में आई, कंप्रेसर ने उसको दोबारा कंप्रेस किया और उसको डिस्चार्ज लाइन के जरिए आपके कंडेंसर में भेज दिया। यही साइकिल जो स्प्लिट एसी में होगा, चिलर का भी वही साइकिल होगा। यानी कि कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाला, एक्सपेंशन के बाद एवापोरेटर, एवापोरेटर के बाद दोबारा आपका कंप्रेसर। चिलर का भी रेफ्रिजरेशन साइकिल यही होगा, लेकिन हम चेंजिंग कहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एवापोरेटर में आपका पानी ठंडा कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट एयर ठंडी कर रहे हैं। ठीक है, अब कंडेंसर में भी यही होता है कि जो कंडेंसर में गैस गई उसका टेम्परेचर जाहिर सी बात है कंप्रेस भी हुई है और आपसे पीछे एवापोरेटर में उसके चिल्ड वाटर की हीट भी उसमें इन हुई, सुपर हीट उसको बोलते हैं। कंडेंसर हम यूज इसीलिए करते हैं कि उसको ठंडा करना है। अब आप आउटडोर के फैन के ऊपर गौर करें तो हमने यहाँ पे फैन लगाया हुआ है। हम जो स्प्लिट एसी वगैरह होते हैं, जो छोटे पैमाने पे एसी होते हैं, उनका हम एयर की मदद से, फैन की मदद से हम कंडेंसर की रेफ्रिजरेंट को ठंडा कर, बेसिकली हम कंडेंसर को उसकी रेफ्रिजरेंट को ही ठंडा करते हैं। तो एवेपोरेटर में, चिलर में हम बस ये काम करते हैं कि जो रेफ्रिजरेंट आपकी आई, आपके कंप्रेसर ने कंप्रेस की, उसको हमने पानी से ही ठंडा करना है। वो पानी कौन सा होता है? वो आपका कूलिंग टावर का पानी होता है, उसको हम कूलिंग वाटर बोलते हैं। यानी कि कूलिंग टावर ने उसको ठंडा किया, वो आपके कंडेंसर में आया, कंडेंसर में वो एक लूप और बन गया। वो कौन सा बना? आपकी रेफ्रिजरेंट का और आपके कूलिंग वाटर का, आपके कूलिंग वाटर का, यानी कि एक लूप और बन गया। हीट यहां से स्टार्ट हुई, इसने, एयर ने आपके चिल्ड वाटर को हीट दी, चिल्ड वाटर ने आपकी रेफ्रिजरेंट को हीट दी। अब रेफ्रिजरेंट आपके हीट देने लगी है आपके कूलिंग टावर को। कूलिंग टावर जो पानी है उसका टेम्परेचर कम होता है, लेकिन आपको पता है कि कंडेंसर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्यों होता है? जब आप किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, प्रेशर और जो टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो आपने जब कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको हमने कंडेंसर में ठंडा करना है उस रेफ्रिजरेंट को, क्योंकि उसको हमने लेके जाना एक्सपेंशन वाल में दोबारा एवेपोरेटर में चिल्ड वाटर को दोबारा ठंडा करने के लिए। तो आपका क्या होगा? आपकी रेफ्रिजरेंट आपके कंडेंसर में ठंडी हो जाएगी और फिर क्या होगा? आपका कूलिंग वाटर गर्म हो जाएगा, हीट ट्रांसफर होगी। यहाँ पे भी सेम वही असूल, दो स्ट्रीम, एक कूलिंग वाटर, दूसरा रेफ्रिजरेंट। सेकंड नंबर पे वो उनके टेम्परेचर डिफरेंस है, आपकी रेफ्रिजरेंट आपकी गर्म है, आपका चिल्ड वाटर ठंडा है, हीट ट्रांसफर हुई, आपका पानी गर्म हो गया। अब हमने इस पानी को भी ठंडा करना है दोबारा, क्योंकि सारी सी बात है अगर हम ये पानी नहीं ठंडा करेंगे तो जो मजीद गर्म होता होता आपका चिलर नहीं चलेगा। तो फिर हमने इसको ठंडा करने के लिए हमने कूलिंग टावर लगाए होते हैं। कूलिंग टावर के अंदर फैन लगे होते हैं, वो क्या करते हैं? बाहर की एयर को सक्शन करते हैं, फिल्स के ऊपर ये पानी गिरता है, तो वहां पे भी एक हीट रिजेक्शन का अमल होता है। वो भी एक लूप होता है, एयर और पानी का, लिक्विड का और पानी का। अब वहां पे वो आपस में बेसिकली लूप बन जाता है। वहां पे जो तीसरी शर्त है वहां पे वो हो सकती है, क्योंकि पानी और जो एयर है वो इकट्ठी होती है, इसलिए मैं इसको हीट रिजेक्शन लूप बोलता हूँ। हीट रिजेक्शन लूप इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें हीट एक्सचेंज की थर्ड जो शर्त है कि वो आपस में मिक्स ना हो, तो उस एयर में कुछ पानी मिक्स हो जाता है जो वेपोरेशन की मदद से आपके कूलिंग टावर में कम हो जाता है। अब यहाँ पे वो आपकी पानी को ठंडा कर देगा, आपकी हॉट एयर जो एयर होगी वो गर्म होकर निकल जाएगी। और तो इस तरीके से ये आपके रूम से एयर जो टेम्परेचर था, हीट थी, आपके पहले एयर में आई, फिर चिल्ड वाटर में आई, फिर रेफ्रिजरेंट में आई, रेफ्रिजरेंट के बाद कूलिंग टावर के पानी में आई, कूलिंग टावर के पानी के बाद वो हमने उसको फिजा में खारिज कर दिया। तो यही एक लूप है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो HVAC आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग को, चिल्ड वाटर सिस्टम को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको शुरू में बताया है कि भाई ये वो तमाम चीजें हैं जिसके अंदर इक्विपमेंट लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे डक्ट सिस्टम में कौन से सेंसर लगते हैं, चिल्ड वाटर में कौन से वाल्व लगते हैं, कौन से सेंसर लगते हैं, कौन से एक्चुएटर लगते हैं, आपके चिलर पे चिलर कितने टाइप्स के होते हैं, इनमें कौन से सेंसर होते हैं, ज्यादातर चिलर में चिलर की टाइप्स वगैरह ये वो सारी। अब कुछ लोग जो हमसे जो ज्यादा फोकस करते हैं ना, वो चिलर को बहुत ज्यादा अहमियत दे देते हैं। ठीक है, चिलर एक मेन कंपोनेंट है, लेकिन इनमें आप 5 लूप सिस्टम को लाजमी समझे। इनके अंदर भी जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, क्योंकि चिलर आपको हर जगह पे डिफरेंट भी मिल सकते हैं। यानी कि चिलर आपका अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, आपका एयर कोल्ड भी हो सकता है,
आपका सेंट्रीफ्यूगल भी हो सकता है, आपका स्क्रॉल भी हो सकता है, कोई भी चिलर हो सकता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपका इसमें जो डक्टिंग सिस्टम में सेंसर लगे होंगे वो भी सेम होंगे, आपके जो चिल्ड वाटर सेंसर लगे होंगे या वॉल लगे होंगे वो भी सेम होंगे हर जगह पे, और आपके कूलिंग टावर में जो ज़्यादातर चीज़ें लगती हैं वो भी सेम होंगी। इस साइकिल में थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए।